मेरा नाम है आशीष और आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द एक्सप्रेस पे। आज हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उस सीरीज का नाम है स्टॉक मार्केट सीरीज और इस सीरीज में हम लोग पूरा बेसिक से एडवांस तक का सीखने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट या फिर हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। हम लोग स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों लगाते हैं? वहाँ पे कोई भी चीज़ शेयर मतलब खरीदते हैं शेयर को, तो उसको हम इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वहाँ से हमको कुछ पैसे अर्न हो। तो हम लोग आज इन्वेस्टिंग के बारे में जानेंगे कि इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं वो है क्या और इसको कैसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। जिस जगह पे आप कहीं भी अपना पैसा लगाते हो और वहाँ से आपको कुछ अच्छा खासा रिटर्न मिले तो उसको हम सिंपल भाषा में इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। जैसे कि आप बचपन में आप लोगों के पिताजी बोले होंगे कि आप पेड़ लगाना, तो हम लोग एक सीड लगाते हैं जिसको हम लोग दाना भी बोलते हैं। ये सीड लगाते हैं तो बहुत दिन के बाद क्या होता है, ये सीड ट्री में कन्वर्ट हो जाता है और ये पेड़ बन जाता है। पेड़ बनने के बाद हमें फ्रूट्स देते हैं और भी बहुत सारी चीज़। तो वो एक समय पे जो हम लोगों ने पेड़ लगाया था वो हमारा इन्वेस्टमेंट था। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में जब हम पैसा लगाते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट ही होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है उसके बारे में। आप जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो वो कौन कौन सी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उसके बारे में देख लो। जहाँ पे आप स्टॉक खरीद सकते हो, बॉन्ड खरीद सकते हो, रियल एस्टेट में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यहाँ तक कि आप जो बिजनेस स्टार्ट करते हो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट ही कर रहे होते हो। रीज़न फॉर इन्वेस्टिंग, हम लोग इन्वेस्टिंग क्यों करते हैं, बेसिकली हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो क्यों करते हैं, आज इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखो इसका रीज़न साफ साफ है। मान लो कि अगर आप अपने इंडिया की बात कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि इंडिया है तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 6% है, मतलब कि यहाँ पे महंगाई जो 6% है। और कोई भी चीज़ हमें यहाँ पे 100 रुपये में, जैसे कि अभी तेल मिल रहा है मान लेते हैं ऑयल, और ये हो सकता है कि 1 साल के बाद हमें 100 रुपये में ये तेल मिले, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये बढ़ेगा, इसका रेट 120 भी जा सकता है। तो हम लोग मान लेते हैं इंडिया में 6% हमारा इन्फ्लेशन रेट है, मतलब महंगाई 6% 1 साल में बढ़ जाएगी। तो क्या ये 106 भी जा सकते हैं, इसका ये रेट जो 106 जाएगा और हमारा जो पैसा है उसको इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो 100 ही रहेगा। तो क्या हम ये तेल खरीद सकते हैं बाद में 1 साल के बाद? ऑब्वियस सी बात है नहीं ना, क्योंकि 100 रुपये मेरे पास और 106 रुपये ले रहा है अगले साल, तो कहाँ से खरीदेंगे। इसलिए हम लोग इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमारा जो पैसा है वो इन्वेस्ट करने के बाद हमें रिटर्न अच्छा खासा दे, ताकि हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। तो ऐसे ही यहाँ पे जैसे हम लोग के जो पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं कि नहीं, इन्वेस्टमेंट करना है तो सेविंग अकाउंट में अपना पैसा डाल दो, और यहाँ से हम लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता। कोई एक अच्छा खासा बैंक पकड़ लेते हैं, वहाँ से हमको 3%, 3.5, ज़्यादा से ज़्यादा हमें 5%, 6% का इंटरेस्ट मिल जाता है। अभी हालांकि दूसरे जो बैंक है जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होते हैं वहाँ पे 7-8% भी हमें इंटरेस्ट मिल जाते हैं। लेकिन हमारी फैमिली सेविंग अकाउंट में भी इसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। लेकिन हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में सीख रहे, तो हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो यहाँ पे आप किस किस चीज़ पे अपना पैसा लगा सकते हो देख लो। स्टॉक यहाँ से खरीद सकते हो, बॉन्ड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर रियल एस्टेट में कर सकते हो, ताकि हमें वहाँ से अच्छा खासा रिटर्न मिले। और हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो एसेट पे करते हैं, ना कि लाइबिलिटीज़ पे। एसेट और लाइबिलिटीज़ में डिफरेंस क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। एसेट हमारा वो होता है जो कि हमारा चीज़ है जिसके लिए हमने पे किया है। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग अपना बाइक, इस पर हमने पैसा लगाया है, आने वाले समय में इसमें हो सकता है कि ये एंटिक पीस बन जाए। जैसे कि मेरे पास अभी यमाहा का बाइक है, अगर वो मार्केट में एक पीस ही बचा हुआ है और वो मेरे पास है तो उसका रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बाइक का डिमांड बढ़ने लगेगा। बोले कि नहीं यार, जो यमाहा बाइक था RX 100 वो बहुत डिमांड में था और हमें वो बाइक चाहिए, उसके लिए मैं बहुत पैसा देने के लिए तैयार हूँ। मैंने 40,000 में बाइक खरीदा था, वो 60,000 देने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो इस तरह का जो एसेट होता है, मतलब कि हम जो चीज़ खरीदे हैं और उस चीज़ से हम बाद में उसी से पैसे अर्न कर सकते हैं। मान लो मैंने ये पैनल जो खरीदा है ये 1.5 लाख का है, इसे मैं बाद में बेच के 1 लाख भी इससे अर्न कर सकता हूँ, तो ये हमारा एसेट हो जाएगा। लाइबिलिटीज़ मतलब होता है कर्ज, जो कि कोई नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर आप बिजनेस स्टार्ट करें या फिर कोई भी चीज़ तो सबसे पहले इसी की जरूरत पड़ती है। मैं ये नहीं कर रहा कि लाइबिलिटीज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आप चुका ना पाओ। हर एक बिजनेस में आपको लाइबिलिटीज़ लेना ही पड़ता है, क्योंकि अगर मेरे पास अभी मान लो पैसे नहीं है तो ये पैनल लेने के लिए मैंने पैसे लिए अपने दोस्तों से 1 लाख कि हम यहाँ से कर रहे हैं कुछ इन्वेस्टमेंट, तो ये जो है लाइबिलिटीज़ में ही जाएगा क्योंकि मेरे पास पैसे है नहीं। तो ये था हमारा डिफरेंस एसेट और लाइबिलिटीज़ में। आई होप यहाँ पे वीडियो समझ में आया होगा यहाँ तक। यहाँ पे जैसे ग्राफ दिखाया हुआ है एसेट और लाइबिलिटीज़ का। एसेट में मैंने बता दिया कि हमारा जो संपत्ति होता है उसको एसेट बोलते हैं, और जिसका हमारा क्रेडिट कार्ड का बिल हमें पे करना होता है। जैसे कि हम लोग को क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है, उसमें 2 लाख का लिमिट है, मान लेते हैं हम लोग का 2 लाख का जो लिमिट है, इसको हमने खर्च कर दिया, खर्च तो कर दिया लेकिन ये 2 लाख को हमें चुकाना भी पड़ेगा, तो ये हमारा लाइबिलिटी हो जाएगा।
द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इसको मैंने पहले ही बता दिया कि मान लो अगर हमने 10,000 रुपये जो है वो खर्च कर दिया ग्रोसरीज में, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग सिंपल टर्म में, हमने वो पैसा को खर्च कर दिया अपना ग्रोसरीज में और क्लोथ्स में और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि फूड में, इन सारी चीज़ों में मैंने 10,000 रुपये खर्चा कर दिया। और ये आज मैं बात कर रहा हूँ 2024 की, और यही 10,000 में जितनी चीज़ मैंने यहाँ पे लिए हैं, जितनी चीज़ खर्च किए हैं, वही मैं 2025 में ले सकता हूँ क्या उतना ही रेट में। जैसे कि हम लोगों के अभी एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमारा दाल है, इसको पल्स बोलते हैं दाल, वो पहले हम लोगों को 80 रुपये केजी मिलता था, वही अभी हमको 130, 40 इस तरह करके मिल रहा है। तो ये बढ़ा ना रेट, इसी को इन्फ्लेशन, महंगाई बोल रहे हैं। तो इसको बीट करने के लिए हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो सैलरी है मान लेते हैं 20,000 है, और ये अगर मेरा सैलरी नहीं बढ़ेगा तो हम लोग इन्फ्लेशन को कैसे बीट करेंगे। तो इसको बीट करने के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट, इन सारी चीज़ में करते हैं। तो वही था कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन जो मैंने पहले बता दिया था। उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारे पास कितने प्रकार के इन्वेस्टमेंट में हम कर सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला जो है वो हमारा फिक्स डिपॉजिट। बहुत सारे लोग फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा जमा करते हैं, जिसमें क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट को, मान लेते 10,000 है, ये 10,000 को हम किसी बैंक में डाल देते हैं और वहाँ पे फिक्स कर देते हैं, मतलब कि एक समय पर, 1 साल के बाद या फिर 6 महीने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो होता है क्या कि यहाँ से हमको फिक्स डिपॉजिट करने पे 7%, 8%, जिस तरह आपका बैंक आपको रिटर्न देगा, इस तरह से होता है काम। कि अगर हमने 10,000 रुपये अपने बैंक में डाल दिया, 1 साल के बाद अगर वहाँ से मैं 10,000 निकालता हूँ तो उसमें मेरे का 7% इंटरेस्ट बन के वापस आता है। तो ये है हमारा फिक्स डिपॉजिट। उसी तरह से एक रिकरिंग डिपॉजिट होता है, ये भी सेम उसी तरह से होता है फिक्स डिपॉजिट, लेकिन इसमें होता ये है, मान लेते हैं कि मेरा सैलरी है 50,000 और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से बैंक से ही मेरा 10,000 रुपये ऑटोमेटिक महीने की 1 तारीख को कट जाए, हर एक महीने में मेरा 10,000 डेबिट हो जाए। तो ये होता है रिकरिंग डिपॉजिट। उसी तरह से यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड है, बॉन्ड है, म्यूचुअल फंड है। तो बॉन्ड के बारे में होता ही है ना, बॉन्ड क्या करता है, बॉन्ड रिलीज करता है कंपनी, जैसे कि कोई प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, ये अगर कोई बैंक में जाता है प्राइवेट सेक्टर, जैसे कि मान लेते हैं इसको टाटा को, ये टाटा कंपनी बैंक के पास जाएगी और बोलेगी मुझे लोन चाहिए। तो लोन जो चाहिए, बैंक वाले बोलेगा भाई मैं तेरे से 11% इंटरेस्ट लूंगा, लेकिन ये टाटा कंपनी वाले क्या करते हैं, बॉन्ड रिलीज करते हैं अपना, ताकि ये जो बॉन्ड है ना ये अपने कस्टमर को बेच सके। और वहां से टाटा कंपनी वाले बोलेंगे कि हमारा बॉन्ड ले लो, आप बॉन्ड ले लो, कुछ दिन के बाद हम आपको यहाँ से ये बोलेंगे कि आप 10% आपको इंटरेस्ट हम पे कर देंगे। तो जैसे ही टाटा ने बॉन्ड दिया 10% में, वहाँ से कस्टमर अपना पकड़ा, जैसे कि हम लोगों के पास बॉन्ड शेयर गया, जो टाटा का जो कस्टमर है वहाँ से, तो जो कस्टमर बॉन्ड खरीदेंगे टाटा उसको 10% इंटरेस्ट देगा और वहाँ से अपना कलेक्शन भी कर देगा पैसे का कस्टमर के थ्रू से। लेकिन अगर वही बैंक में जाता है तो यहाँ पे उसको 11% भरना पड़ रहा है इंटरेस्ट। तो उसका फायदा किस में है, बॉन्ड में। तो यहाँ पे 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर के बॉन्ड होते हैं और एक हमारा गवर्नमेंट वाला। यही होता है इसमें कि प्राइवेट में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, जैसे कि 10%, 12%, इस तरह करके हमें प्राइवेट सेक्टर में इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन वही अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट हमें कम देती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिस्क बहुत कम होता है, यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। क्या पता हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो हमारा पैसा ले ले और बाद में बोले कि भाई हम पैसा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने उसका बॉन्ड क्यों खरीदा था, क्योंकि वहाँ पे हमें 10% मिल रहा था, इस कारण से हमने वहाँ का बॉन्ड खरीदा था। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे बोलेंगे भाई मैं 7% इंटरेस्ट दूंगा आपको, या फिर 8% या फिर 6%। तो यहाँ पे रिस्क हमारा कम है, क्योंकि और यहाँ पे हमें इंटरेस्ट भी कम मिल रहा है। और ऐसा नहीं होता ना कि सबको लगता है ना कि गवर्नमेंट की कंपनी है तो ये कभी नहीं डूबने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट की कंपनी नहीं डूबती है, लेकिन इसमें रिस्क हमारा कम होता है, इस कारण से सब लोग इसे प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर कोई जानी मानी कंपनी होती है तो उसके भी बॉन्ड को अगर हमें लगता है कि नहीं यार रिस्क ले लेते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है और ज़्यादा इंटरेस्ट लेने का, तो हम रिस्क ले लेते हैं, 10%, 12% इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा, उसी को बोलते हैं बॉन्ड। आई होप बॉन्ड के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि मान लो आप कोई भी चीज़ शेयर मार्केट के बारे में नहीं जानते हो या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो म्यूचुअल फंड वाले एक कंपनी में रहते हैं, एक टीम की तरह से काम करते हैं। मतलब कि एक टीम, यहाँ पे 10 लोग हैं और ये 10 लोग म्यूचुअल फंड में आपका पैसा ले गए, आपसे पैसा लेगा 100 रुपये, और ये 100 रुपये अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट कर देंगे, जैसे कि स्टॉक में इन्वेस्ट कर देंगे, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देंगे। और जो ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं, वो जो टीम है 10 लोगों का, वो प्रोफेशनल टीम है कि हाँ यहाँ से मुझे अर्निंग हो जाएगी। तो म्यूचुअल फंड में ये होता है कि आप कुछ भी नहीं जानते हो ना,
उस पर आप पैसा लगाओ, वहाँ से आपका पैसा को कोई प्रोफेशनल आदमी उसको हैंडल करने वाला है और आपके पैसे को स्टॉक मार्केट या फिर बॉन्ड इन सारी चीज़ों में आपका पैसे को इन्वेस्ट कर देगा। तो ये होता है हमारा म्यूचुअल फंड। उसके बाद होता है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक तरह का म्यूचुअल फंड ही होता है। इसमें क्या होता है कि जो स्टॉक मार्केट जो होता है ना, वो उसमें म्यूचुअल फंड में क्या होता है, वो बॉन्ड ये सारी चीज़ों में, बॉन्ड में स्टॉक में पैसे लगाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ये स्टॉक मार्केट के स्टॉक रेगुलर स्टॉक में ट्रेड करते हैं। मतलब कि यहाँ पे ऊपर नीचे पैसे होते रहते हैं। म्यूचुअल फंड में हमारा जो है वो बस यहाँ पे देख सकते हो आप, लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट लाइक स्टॉक्स और बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये ट्रेड करते हैं, बट दे ट्रेड ऑन स्टॉक मार्केट लाइक रेगुलर स्टॉक। दिस मीन्स देयर प्राइस कैन चेंज अ लॉट ड्यूरिंग द डे। मतलब कि एक दिन में कभी 100 चला जाएगा, 200 चला जाएगा, कभी 50 भी आ सकते हैं। उसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और एक होता है हमारा रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में क्या होता है, इन्वेस्टर जो होते हैं ना, वो अपना प्रॉपर्टीज़ को बाय करते हैं डायरेक्टली और इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसको हम लोग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी बोलते हैं, REITS। इसमें होता है बेसिकली, ये तो हर एक आदमी कोई भी करता है आजकल। जैसे कि हम लोगों ने एक ज़मीन खरीद लिया, मुझे पता है कि ये ज़मीन आज मैंने 1 लाख में खरीदा है, इसका रेट तो आगे 10 साल के बाद, 10 साल के बाद इसका 1 लाख का मेरा 10 लाख होने वाला है। ये सिंपल बेसिक कोई भी करता है रियल एस्टेट, लेकिन इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ करने पड़ते हैं। इसके बाद आगे है हमारा कुछ ETF है इंडिया में, जैसे कि IDBI गोल्ड ETF, एक्सेस गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये ETF की बात कर रहा हूँ मैं, इस चीज़ की ETF। उसके बाद होता है कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ क्या होता है कि इसमें हम गोल्ड, सिल्वर, क्रॉप्स, इन सारी चीज़ों में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 2 टाइप की कमोडिटीज़ होते हैं, एक होते हैं हार्ड कमोडिटीज़ और दूसरा था सॉफ्ट कमोडिटीज़। हार्ड कमोडिटी में हमारा आता है सिल्वर, गोल्ड, क्रूड ऑयल, जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, ये सारी चीज़। और सॉफ्ट कमोडिटीज़ में हमारे जो खेती के रिलेटेड होता है, फार्मिंग के रिलेटेड, जैसे कि मेज़, गेहूँ, चावल, इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको कमोडिटीज़ बोलते हैं। और 2 टाइप के कमोडिटीज़ होते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे। तो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा कि इन्वेस्टिंग किसको बोलते हैं और आप इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट कर सकते हो। और ये था स्टॉक मार्केट का लेक्चर 1। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे इसी से रिलेटेड अब आने वाले हैं सारे के जितने भी वीडियोस होंगे, इसके लेक्चर होंगे, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारे के सारे वीडियोस आते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप जब भी मैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास जाए। और टेलीग्राम अभी हमारा नहीं आया है, टेलीग्राम बहुत जल्द आने वाला है। टेलीग्राम पे सारी डिटेल आप लोगों को मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, द आशीष एक्सप्रेस, ये है मेरा यूज़र हैंडल। और फेसबुक पे भी आप देख सकते हो मेरा प्रोफाइल आशीष कुमार मंडल के नाम से। और ट्विटर पे आप, जो कि अब X बन गया है, ये _rap1, ये मेरा यूज़र ID है। आप यहाँ पे जाके इन सब जगह फॉलो कर सकते हो मुझे।